नमस्कार दोस्तों, इंडियन लॉ रिपोर्टर में आपका स्वागत है। और आज का ये जो हमारा वीडियो है सेक्शन 9 से तलाक का केस जीतें इस पर आधारित है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में कई जगह पर हमने कुछ चीज़ों को लास्ट में समझाने की कोशिश की है। क्योंकि सेक्शन 9 का जो एक जाल है ये बहुत ही अपने आप में विचित्र जाल है जो आसानी से समझ में नहीं आता है। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सेक्शन 9 कब आपको फ़ायदा दे सकता है और इसका आपके तलाक के केस में क्या फ़ायदा हो सकता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है सेक्शन 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। इस केस को करने से पहले और बाद में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, हम उसके बारे में कुछ बात करेंगे। और सेक्शन 9 में ऐसा कैसे हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करें कि हम तलाक का केस भी आसानी से जीत जाएं। दोस्तों हो सकता है हमारा सेक्शन 9 पर यह वीडियो एकमात्र ऐसा वीडियो हो सकता है हम आगे अपडेट ही लेके आएँ, लेकिन इसमें हम काफ़ी जो एक जो प्रक्रिया होती है उसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना। बीच में यदि आप कुछ भी सवाल पूछते हैं तो उससे पहले यदि आपको कुछ भी पूछना है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही पूछना, ताकि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस पूरे वीडियो में हम जो विषय देखेंगे वो इस प्रकार है। सेक्शन 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का केस करने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और सेक्शन 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का केस कोर्ट में कब प्रस्तुत करना चाहिए, और सेक्शन 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के केस का तलाक के केस पर क्या असर पड़ता है, और सेक्शन 9 का केस आपको कब वापस ले लेना चाहिए। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जिसको हम लास्ट तक देखेंगे वो आपका ये है, जो 3 नंबर पॉइंट है, ये है कि सेक्शन 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का केस करने के बाद में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। इस विषय पर क्या है कि कई हमें ऐसे भी है जैसे जिनका सेक्शन 9 पहले से चल रहा है तो वो कंफ्यूज है कि तलाक का केस करें कि ना करें। उनको ये भी थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि अब आगे ऐसा क्या करें, या तो सेक्शन 9 को ही चलने दें या साथ में तलाक का केस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उसके विधिक पहलू क्या है उस पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेक्शन 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का केस करने से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सेक्शन 9 को आप पूरा पढ़ना है, जिसको ये एक तरीके का सिविल वाद है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, और आपको इसको हिंदी में कहते हैं वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना। हम यहाँ पे उसकी जो सेक्शन 9 है उसका हम आपको व्याख्या नहीं बता रहे हैं, आप खुद गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले आप इसको पूरा एक बार पढ़ लेना कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। आप अपने आप में खुद तय कीजिए कि आप खुद क्या चाहते हैं। जब तक आपका गोल फिक्स नहीं होगा, आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, तब तक आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलना है। इसलिए पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आपको फिर उसी लक्ष्य की प्राप्ति में आपको वैसे ही लोग, वैसी सलाह और वैसे ही साधन अपनाने चाहिए। तो आप खुद में पहले खुद को निश्चिंत कीजिए कि आप खुद क्या चाहते हो। क्या आपको तलाक चाहिए या फिर आप उसको वापस लाना चाहते हो। अलग रह रही पत्नी का या पति का निवास स्थान। यदि आप पत्नी है और यदि पति के ऊपर सेक्शन 9 का जो वाद है ये लाना चाहती है, तो उसको 2-3 चीज़ें जो ध्यान रखनी है। उसमें मुख्य चीज़ है निवास स्थान, वो कहाँ पर है। ये जुरिडिक्शन के हिसाब से भी बहुत महत्व रखता है, और जुरिडिक्शन यदि नहीं भी होता है तो आने वाली ज़िंदगी में सेक्शन 9 चूँकि संबंधों की पुनर्स्थापना को लेकर है, तो क्या ये सफल हो पाएगा या नहीं, ये निवास स्थान के ऊपर बहुत निर्भर करता है। आपको हम आगे बताएंगे इसका असर किस प्रकार पड़ता है। यदि अलग जो रह रही है महिला या पति, तो उसका कार्य जो है उसका भी फर्क पड़ता है, कार्य किस प्रकार का है। क्योंकि कई बार होता है पत्नी अलग जगह पे काम कर रही है, पति अलग जगह पे काम कर रहा है। आपने सेक्शन 9 का केस लगा दिया, उसमें आप कह रहे हो हमें तो साथ में रहना है, जबकि दोनों ही नौकरी छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे में सेक्शन 9 करने का कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए कार्य क्या है वो तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ कार्य का प्रकार क्या है, वेतन क्या है, ये सब चीज़ें भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। आपको इन जो 1 से लेकर 5 तक जो आपको पॉइंट बताए गए हैं, इसको आप पहले एक बार लिख लीजिए।
यदि आप पत्नी हैं तो पति के बारे में, और पति है तो पत्नी के बारे में। ये चीज़ें आप लिख लीजिए सेक्शन 9 करने से पहले। उसके बाद आपको लक्ष्य निर्धारित करना है थोड़ा और सोच के कि आप वास्तव में क्या चाहते हो। क्या इन चीज़ों में से कोई ऐसी चीज़ है जो उसके आड़े आ सकती है और आपका कार्य जो धारा 9 के अंतर्गत है वो उसमें बाधा बन सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको सेक्शन 9 हिंदू विवाह अधिनियम का केस कोर्ट में कब प्रस्तुत करना चाहिए। यदि आप जीवन साथी को वापस पाना चाहते हैं, यदि आपके मन में है कि रिश्ते फिर से बहाल हो जाएंगे, आप ये भरोसा करते हैं, तभी कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। इसको करने का कोई ये आपका समय बर्बाद कर सकता है। इसलिए जब आप इन 2 चीज़ों से निश्चिंत हो जाओ, इन 2 से, कि यदि आप सच में उसको वापस लाना चाहते हैं तब आप कीजिए, और आपको खुद को ये भरोसा हो कि रिश्ते फिर से बहाल होंगे तब आप कीजिए, अन्यथा आप मत कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे सेक्शन 9 का केस करने के बाद में आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, तो यहाँ पे हम ये जान लेते हैं। कुछ हमने पॉइंट्स आपके लिए इजी देखा है कि भविष्य का चयन सावधानी से करें। आप एक पूरा अनुमान लगा लीजिए कि यदि धारा 9 के अंतर्गत आप कोई भी विवाद लेके जाते हैं और पत्नी आने को तैयार हो जाती है, तो क्या आप उसको वापस लाने को तैयार हो पाएंगे, क्या आप उसको माफ़ कर पाएंगे। ये सब भविष्य की बातें जो है, इसका आप चयन सावधानी से करें और अपना जो लक्ष्य है उसी के हिसाब से आप इसका निर्धारण भी करें। बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है इस पहले वाले पॉइंट में। दूसरा, दहेज केस व अन्य केस को ध्यान में रखकर तालमेल सुनिश्चित करें। यहाँ पे सीधा सा आप ये मान के चलिए कि यदि महिला हैं और महिला यदि पति के ऊपर धारा 9 का वाद लाना चाहती हैं, और यदि उसने पहले से ही दहेज केस किया हुआ है, घरेलू हिंसा किया हुआ है, 125 का केस किया हुआ है, तो उसको धारा 9 के अंतर्गत कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसको वह उस डिग्री की अधिकारिणी नहीं होगी। यदि उसने पहले ये केस किया हुआ है और बाद में वो धारा 9 का वाद लाना चाहती है पति के ऊपर, तो ये सफल नहीं होगा। लेकिन पति ला सकता है, धारा 9 का केस पति ला सकता है, लेकिन पति को ये देखना है कि यदि दहेज का केस चल रहा है, घरेलू हिंसा का चल रहा है और 125 का चल रहा है, तो लाने का कोई औचित्य नहीं है, ये आपका नुकसान करेगा। इसलिए यदि पति पत्नी दोनों के बीच में दहेज केस या अन्य कोई भी केस, चाहे घरेलू हिंसा हो, 125 हो या दूसरा कोई मारपीट का ही हो, यदि वो चल रहा है तो आपको धारा 9 का केस नहीं करना है। दोनों ही पक्षों के लिए यह उचित है। हमारा तीसरा जो पॉइंट है, कई बार पति की तरफ से पत्नी के ऊपर धारा 9 का केस किया जाता है और वह केस मुख्यतः इस चीज़ को ध्यान में रखकर किया जाता है कि मुझे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। यदि मैं धारा 9 का केस जीत जाता हूँ तो मुझे जो पत्नी की तरफ से जो परित्याग है वो साबित हो जाएगा, तो मुझे पैसा देना नहीं पड़ेगा। ये पहले सक्सेस होता था, लेकिन आज के समय में सक्सेस इतना ज़्यादा नहीं है। आपको ध्यान यही चीज़ इसमें रखना है कि यह सिर्फ एक ग्राउंड तैयार करता है कि परित्याग पत्नी के द्वारा किया गया है, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगता है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ती है। इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आप पहले ये निर्धारण कर लें कि आपने ये केस मेंटेनेंस से बचने के लिए किया है या जीवन साथी को वापस लाने के लिए किया है। यदि आपने ये केस मेंटेनेंस से बचने के लिए कर रहे हैं तो आप इसको ना करें, और यदि आप सच में इसको वापस लाना चाहते हैं तो आप भले ही करें। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कई बार हमारे प्रयास कोर्ट की कार्रवाई और जज की प्रकृति पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। हमारा 5 नंबर का पॉइंट है, मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता की एप्लीकेशन आने पर दोबारा सोचें। मान लीजिए आपने सेक्शन 9 का जो वाद है वो आपने प्रस्तुत कर दिया है, और यदि पति ने पत्नी पर किया है और पत्नी की तरफ से यदि जो कि सामान्य हम देखते हैं सेक्शन 9 का केस लगाने के बाद में पत्नी की तरफ से धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम में गुजारा भत्ता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। यदि यह प्रार्थना पत्र आता है तो आपको दोबारा सोचना है सेक्शन 9 आपने सही किया है या नहीं किया है। आपको हम आगे सबसे लास्ट में यह बताएंगे कि यदि पत्नी की तरफ से धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन आती है तो आपको क्या करना है। धारा 9 का जो आपने वाद प्रस्तुत किया है उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यहीं से आपको मिलेगा। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, और इस वीडियो के जो अगला पार्ट भी एक आएगा उसमें आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। हम मेनली इसी पॉइंट के ऊपर एक थोड़ा सा आपको सावधान करेंगे कि यहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ पे दोस्तों
सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का तलाक के केस पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या असर पड़ता है, तो ये बात तो सोचने वाली है। और आप जानते ही होंगे कि ये आपका कीमती समय बर्बाद करता है, इसमें कोई शक नहीं है। मेंटेनेंस आदेश होने के बाद ये केस अपनी सार्थकता खो देता है। मान लीजिए पति ने धारा 9 का वाद पत्नी के ऊपर किया है और पत्नी की तरफ से घरेलू हिंसा और 125 CRPC या सेक्शन 24 ये सब केस किए गए हैं। और यदि इन तीनों में से किसी भी केस में मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है तो आपका सेक्शन 9 का केस किसी काम का नहीं है, वह अपनी सार्थकता खो देता है और ये आपके फिर फेवर में चलता रहता है, लेकिन उसका आपके फेवर में कोई डिसीजन आना नहीं रहता है, बहुत लंबा खिंच जाता है और आप फिर दुविधा में पड़ जाते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है कि यह केस तलाक का आधार परित्याग यानी डिजर्शन को साबित करने पर जोर देता है। सेक्शन 9 का केस जो लोगों के द्वारा किया जाता है वह मुख्यतः परित्याग पर जोर देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस डिजर्शन को साबित करना मुश्किल होता है। इससे ज़्यादा कई गुना बेहतर क्रूरता को आधार मानकर तलाक लिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। हमारा चौथा बिंदु है कि जब तक आपका सेक्शन 9 का वाद चलता है तब तक यह माना जाता है कि आपने अपने जीवन साथी की उस समय तक की क्रूरता को माफ़ कर दिया है। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको एक इस बारे में कुछ मुख्य विधिक बिंदु है वो भी आपको हम बताएंगे कि जब तक धारा 9 का वाद चलता है तब तक यह माना जाता है कि आपने पत्नी की सारी क्रूरता को माफ़ कर दिया है। यानी कि जब तक आपका धारा 9 का डिसीजन नहीं हो जाता या फिर जब तक आप उसको विड्रॉ नहीं कर देते या जब तक उसकी कार्रवाई पेंडिंग है, उस तारीख तक यह माना जाएगा कि आपने पत्नी की सारी क्रूरता को माफ़ कर दिया है। यदि उसके बाद आपको कोई भी तलाक का केस करना है तो आपको उस तारीख के बाद में कोई क्रूरता हुई है उसको साबित करना पड़ेगा। इस पॉइंट के बारे में आपको आगे विस्तृत आपको पूरा बताएंगे लास्ट में निचोड़ में। 5 नंबर में जो हमारा मुख्य है कि यह वाद मेंटेनेंस से बचने का आधार नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है जो हमने 3 नंबर पॉइंट में ये कही थी कि ये सिर्फ डिजर्शन का ग्राउंड को तैयार करता है, लेकिन आप यह कभी नहीं कह सकते कि मैंने धारा 9 का केस किया हुआ है तो मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। यह वैध आधार नहीं है। कई कोर्ट ये कह चुके हैं कि भले ही डिग्री पति के फेवर में है, सेक्शन 9 पति के फेवर में डिग्री हो चुका है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप मेंटेनेंस नहीं देंगे। विधि में कहीं ये प्रावधान ऐसा नहीं है कि पत्नी को इसके बावजूद मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे समझ जाइए कि धारा 9 का केस पति के फेवर में नहीं है, न ही पत्नी के फेवर में है। यदि उसने दहेज, घरेलू हिंसा, 125 कुछ भी कर दिया है और यदि पति ने तलाक का केस कर दिया है तो भी फेवर में नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ चीज़ें और बता देते हैं आगे। तलाक के हर वाद में सेक्शन 9 निहित होता है। दोस्तों सबसे जो मेन पॉइंट है हमारा ये है कि तलाक के हर केस में सेक्शन 9 होता ही होता है। मान लीजिए आपने तलाक का केस किया हुआ है तो वहाँ पे आपकी काउंसलिंग होती है, मीडिएशन सेंटर में फ़ाइल जाती है, जज खुद रेफ़र करते हैं। कई सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट है जहाँ पर फ़ाइल को मीडिएशन सेंटर में भेजा गया है और यह मैंडेटरी डायरेक्शन दी गई है कि हर एक फैमिली कोर्ट को उस मामले को मीडिएशन सेंटर में भेजना ही है। जब यहाँ तक है तो इसका मतलब यही है कि जो सेक्शन 9 है वो हर तलाक के मामले में निहित होता है। आपको पत्नी को लाना है, पत्नी वहाँ पे तैयार हो जाती है, आप ला सकते हो, इसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन अलग से धारा 9 का केस करके पत्नी को लाने का प्रयास करना यह उचित कार्रवाई नहीं है। दोस्तों सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का केस वापस कब लेना चाहिए? दोस्तों इस पे थोड़ा सा गौर से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। यदि प्रतिपक्ष द्वारा मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाने पर यदि आपने धारा 9 का केस किया है और पत्नी की तरफ से सेक्शन 24 की एप्लीकेशन यदि आती है तो क्या आपको केस वापस लेना चाहिए? आपको लास्ट में बताता हूँ कि क्या आपको केस वापस लेना चाहिए नहीं चाहिए, इसके बारे में हम सबसे लास्ट में जिक्र करेंगे। आपको पहली बात तो सेक्शन 9 हिंदू विवाह अधिनियम का जो वाद है ये कोर्ट में नहीं करना चाहिए, या कर भी दिया है तो तुरंत वापस ले लो यदि नोटिस सर्व नहीं हुए हैं। यदि कोर्ट का जज महिलावादी हो तो आप यदि उसको वापस नहीं लाना चाहते हो,
पत्नी को और कोर्ट का जज महिलावादी है और आपने सिर्फ केस मेंटेनेंस से बचने के लिए किया है तो आप इसको वापस ले लें यदि नोटिस सर्व नहीं हुआ है तो। और यदि नोटिस सर्व हो गया है तो ऊपर जो हमने पॉइंट नंबर 1 बताया है, जो हम इसके लास्ट में हम आपको बताएंगे, उसको आप ध्यान से सुनना। 3 नंबर में जो हमारा मुख्य बिंदु है, यदि आपको पूर्ण विश्वास है कि जीवन साथी संबंधों की बहाली नहीं करेगा या नहीं करेगी तो दोनों ही केस को एक ही कोर्ट में स्थानांतरित करवाएं और एक साथ सुनवाई करवाएं। दोस्तों, इस संबंध में बहुत सारी जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है, हाई कोर्ट की भी है कि सेक्शन 9 और सेक्शन 13 ये दोनों एक ही साइड से ना किया हुआ हो। यदि मान लीजिए पत्नी ने धारा 9 किया है या पत्नी ने सेक्शन 13 किया है और पति ने इन दोनों में से कोई भी केस किया है तो वो दोनों एक ही कोर्ट में चल सकते हैं और कोई भी पार्टी उनको किसी भी कोर्ट में स्थानांतरित करवा सकती है। यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिनसे जो अब तक हमने देखा ये आपकी जो धारणा है थोड़ी क्लियर हो जाएगी। आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे 2 डिसीज़न है। पहला डिसीज़न बॉम्बे हाई कोर्ट का है और इस डिसीज़न में ये कहा गया है कि यहाँ से आप पढ़ना, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। द बॉम्बे हाई कोर्ट कंसिडर्ड सेक्शन 125(1) एक्सप्लेनेशन बी एंड सेक्शन 125(4) subclause 4 CRPC and held that subsection 4 of section 125 clearly states that no wife shall be entitled to receive an allowance from her husband under section 125 CRPC यदि उसको डिक्री ग्रांटेड है पति को और उसकी पालना नहीं होती है। इस जजमेंट में मेंटेनेंस नहीं दिया गया था, लेकिन नीचे वाला यदि आप जजमेंट पढ़ेंगे जो कि यह है संजय कुमार वर्सेस भटेरी 2013 का ये जजमेंट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, और कई जगह कोर्ट में ये जजमेंट आता भी है। इस जजमेंट में क्लियरली यह कहा गया है कि यदि सेक्शन 9 में चाहे पति ने किया हो, पत्नी ने धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन दी है तो यह कोई भी बार नहीं है, यानी ये कहीं से भी यह अधिकार नहीं देता है पति को कि वह मेंटेनेंस नहीं देगा। कोर्ट मेंटेनेंस दिलवा सकता है। यानी दोस्तों, इन यदि दोनों ही चीज़ों को हम देखते हैं तो इसमें धारा 9 की डिग्री की पालना और इसमें सिर्फ सेक्शन 9 केस चल रहा है, इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं है। यदि आप इस लेवल में जाना चाहते हैं तो आपका समय काफ़ी बर्बाद हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं एक ऐसी चीज़ पर जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और आपने इस न्यूज़ को कहीं पे देखा होगा जो अखबार में आई थी और यह मामला राजस्थान का ही है। और इस मामले में आप देखिए क्या लिखा है, पत्नी को साथ रखने का प्रयास करना उसकी क्रूरता को माफ़ कर देना है। यानी कि आपने यदि सेक्शन 9 का केस किया हुआ है जब तक वो पेंडिंग है, इसका मतलब आपने उसकी पिछली क्रूरता को माफ़ कर दिया है। यह हालांकि यदि देखा जाए तो ये जो मामला है ये अभी तक राजस्थान हाई कोर्ट में पेंडिंग है और कोरोना के चक्कर में अभी कोरोना जब तक चल रहा है तब तक लॉकडाउन की वजह से इसकी सुनवाई अभी तक पेंडिंग चल रही है, यानी इस मामले को अभी तक चैलेंज किया हुआ है। इसलिए हालांकि जो ये जजमेंट हुआ है इसमें आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन है जो ये है, यहाँ से आप देखना, धारा 23D हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान का उल्लेख है इसमें और कहा है कि यदि पति ने अलग होने के 5 साल बाद में, यानी जब से वो अलग रह रहे हैं उसके 5 साल बाद में तलाक का केस किया है और यदि पति से ये पूछा जाता है कि आपने इतना समय क्यों लिया तलाक का केस करने में, तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि हमने इसकी क्रूरता को माफ़ कर दिया था, हमने धारा 9 का केस किया और उसके बाद में जब वो नहीं आई तब हमने तलाक का केस किया। मेनली इस जो कटिंग है इसको यदि हम देखते हैं तो उसमें यही पता चल रहा है कि पत्नी को साथ रखने का प्रयास करना उसकी क्रूरता को माफ़ कर देना है। अर्थात इसका मतलब यह है कि जब क्रूरता हुई है पति को सेक्शन 9 का केस नहीं करना है, यदि उसको साथ में नहीं रहना है, क्रूरता सच में हुई है तो आप तलाक का केस कर सकते हैं यदि आपको ये भरोसा है कि वो वापस नहीं आएगी। अधिकांश केसों में ये देखा गया है सेक्शन 9 का केस जहाँ भी होता है पत्नी वापस नहीं आई है, पत्नी तलाक के केस में काउंसलिंग के जरिए ही वापस आई है, सेक्शन 9 का केस करने से नहीं आती। चलिए दोस्तों, इसी खबर के जुड़ा हुआ हम कुछ न्यायिक दृष्टांत देख लेते हैं। मान लीजिए
सेक्शन 9 से तलाक का केस कैसे जीतें। जो हमने आपको पहले जो बिंदु बताए थे 2-3, जिसके हिसाब से हमने बताया कि मान लीजिए आपने धारा 9 का केस किया है और पत्नी की तरफ से सेक्शन 24 की एप्लीकेशन आ जाती है, तो आपको क्या करना है। आपको धारा 9 का केस किस प्रकार आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये आती ही आती है। तो आपको क्या करना है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। एक अर्लियर डिसीजन था, हालांकि आपको ये निर्णय कहीं पर भी यूज़ नहीं करना है। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए इसका उल्लेख किया है। और इस डिसीज़न में राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने 13 जुलाई 2011 को यह निर्धारित किया था कि कोई भी एप्लीकेशन जो आपने धारा 9 में वाद स्वरूप पत्नी के लिए लगाई है, उसको धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम में बदला नहीं जा सकता है अमेंडमेंट करते हुए। यानी आपका धारा 9 है तो वह धारा 9 ही चलता रहेगा, आपको फिर तलाक का केस उस धारा 9 को नहीं बदल सकते। लेकिन दोस्तों, मुझे ये लगता है कि ये जो जजमेंट था ये अब ओवररूल हो चुका है। और इसके बाद का एक जजमेंट आया था, वो आया था बॉम्बे हाई कोर्ट का। यदि आपने बॉम्बे हाई कोर्ट का ये डिसीज़न है, यदि आप इसको देखेंगे, जो कि 6 जनवरी 2014 का है, ये जजमेंट में भी जो हमने पिछला जजमेंट बताया था राजस्थान हाई कोर्ट का, उसका उल्लेख किया गया है और उसको ओवररूल किया गया है। और इस जजमेंट में ये कहा गया है कि आप सेक्शन 9 का केस, उस सेक्शन 9 के केस को अमेंड करते हुए आप सेक्शन 13 में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको थोड़ा और आगे क्लियर करता हूँ। ये एक मामला है जो 2017 का है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती प्रीति वर्सेज संदीप अस्थाना के केस में कहा है कि एप्लीकेशन जो धारा 9 का वाद है, उसको धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम में अमेंडमेंट के माध्यम से कन्वर्ट किया जा सकता है और यहाँ से आप फ़ायदा ले सकते हैं। आपने यदि धारा 9 का केस किया हुआ है तो आप इसके ज़रिए आप फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि आप जब अमेंडमेंट कर रहे हैं तो उसको, वो प्रार्थना पत्र आपको कब प्रस्तुत करना है। दोस्तों, हमारा एक वीडियो है जो हम अभी लेके आ रहे हैं, इस वीडियो के तुरंत बाद में आप उसको देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें हम आपको प्रार्थना पत्र बताएंगे और वो वीडियो इससे कनेक्टेड है। आपको वो प्रार्थना पत्र कब प्रस्तुत करना है वो हम आपको उसी वीडियो में बताएंगे। आप इन्हें, यदि ये वीडियो देख लिया है, आपको ये तरीका पता चल गया है कि आपको क्या करना है, तो आप अभी नेक्स्ट वीडियो देखना, उसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपको कब वो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना है और वो कैसे प्रस्तुत करना है। जुड़े रहें इंडियन लॉ रिपोर्टर से, और नई नई अपडेट जितनी भी आएगी हम आपको सूचित करते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।